नमस्कार दोस्तों, क्या ये आवाज़ आपको याद है? अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आप सबको याद दिला दूंगा। डरावनी कहानियों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। अब ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में, जहाँ शब्दों में डर छुपा होता है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम पॉल लार्किन है और मैं एक सीनियर प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। इंटरनेशनल डिटेक्टिव एसोसिएशन में मेरा नाम टॉप 10 की लिस्ट में आता है। मैं अब 50 साल का हो चुका हूँ। मैंने कई सारे क्लासिफाइड केसेस सॉल्व किए हैं। मैं उनके नाम आप सबको तो नहीं बता सकता। डिटेक्टिव बनने से पहले मैं एक पैरा कमांडो था, पर एक एक्सीडेंट के बाद मेरा लेफ़्ट शोल्डर डैमेज हो गया और मैं अपने काम से रिटायर हो गया। पर इसके बाद एक सीक्रेट एजेंसी से कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया। अपने डिटेक्टिव करियर में मैंने 25 क्लासिफाइड केसेस सॉल्व किए हैं, पर पिछले साल एक अजीबोगरीब केस मेरे पास आई थी। ये बात शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से। मैं सवेरे बाहर अपने डॉग को घुमा रहा था, तभी मेरा मोबाइल बजा। जब मैंने मोबाइल देखा तो उसमें एक अननोन नंबर था। मैंने कॉल रिसीव किया। मैंने कहा हेलो। सामने से आवाज़ आई, हेलो सर, हमारा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में है, बस आप ही हमें बचा सकते हो। फिर उन्होंने अपना एड्रेस दिया और जल्द से जल्द आने को विनती की। वो एड्रेस न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव की थी। मैं 2-3 दिन में तैयार होकर रवाना हो गया। वहाँ लैंड होने के बाद एक आदमी जिसका नाम जेम्स था, वो मुझे अपने पिकअप ट्रक में लेने आया था। करीब 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद आखिरकार हम उस गांव में पहुंच गए। वो एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। चारों ओर पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई केस सॉल्व करने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने आया हूँ। जेम्स मुझे उस गांव के एक असेंबली हॉल में ले गया। वहाँ 4 लोग पहले से ही मौजूद थे। मुझे देखते ही वो सब खड़े हो गए और मेरा स्वागत करने लगे। फिर मैंने कहा, बहुत ही खूबसूरत गांव है आपका, फिर क्या दिक्कत है इस गांव में आपको? उन चारों में से एक आदमी ने कहा, इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ है। इस गांव के उत्तरी दिशा की ओर जो जंगल है, वहाँ कुछ है जो हम लोगों का दुश्मन बन चुका है। पिछले महीने हमारे गांव से करीब 12 लोग गायब हो चुके हैं। उस जंगल में जो भी गया वहाँ से कोई वापस नहीं लौटा। पता नहीं क्या बला है वहाँ, सबको खा जाती है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या कोई जंगली जानवर है? फिर एक दूसरे आदमी ने कहा, वो ना ही जंगली है और ना ही जानवर, पता नहीं वो क्या है। जंगली जानवर कम से कम लाशें तो छोड़ती है, पर ये वाला पूरे के पूरे इंसान को ही गायब कर देती है। मैंने कहा, आप में से किसी ने उसको देखा है? कुछ देर एक खामोशी छा गई। फिर जेम्स ने कहा, मैंने देखा है। मैं बस उसकी परछाई देख पाया हूँ, वो भी शाम को। मेरे सामने ही वो मेरे भाई से लिपट गई और कुछ ही पलों में वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। 1 महीने ढूंढने के बाद भी मेरा भाई का कुछ भी अता पता नहीं मिला। देखने में बस उसकी लाल आंखें दिख रही थी और एक भयानक आवाज़। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि उसे सुनते ही मौत भी घबरा जाए। ये सारा किस्सा सुनने के बाद मैंने मन ही मन सोचा, शायद कुछ बदमाश लोग होंगे, गांव वालों को डरा रहे हैं और उस जंगल से दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगले दिन मैं तैयार हो रहा था उस जंगल की ओर जाने के लिए, तभी जेम्स और कुछ गांव वाले मेरे पास आए और कहा, जंगल में घुसने के बाद करीब 1 किलोमीटर बाद एक ट्री हाउस होगा, आप वहाँ रुकना। वहाँ रहने के लिए सब कुछ है, पर जो भी करें सावधानी से करें, उस जंगल में कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप सब मेरी फिक्र ना करें। गांव वालों ने मुझे खाने पीने के कई सारे सामान दिए
और फिर जेम्स ने मुझे अपनी ट्रक में उस जंगल के सामने छोड़ दिया। मैं अपना सामान ढोकर जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगा। वो जंगल का माहौल मुझे सामान्य ही लगा, कुछ भी अजीब नहीं था, बस एक सन्नाटा पसरा हुआ था। करीब 15 मिनट चलने के बाद मुझे दूर एक पेड़ के ऊपर वो पुराना ट्री हाउस दिखा। वो ट्री हाउस काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी वहाँ लगी हुई थी। मैं धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा। ऊपर काफ़ी ठंड थी। मैंने तुरंत उस ट्री हाउस के चिमनी के नीचे आग लगाई। वहाँ अंदर एक बेड, एक टेबल, 2 खिड़की और एक छोटा सा बैल्कनी था। उस बैल्कनी में काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था। अब बस मुझे इंतज़ार था उस बला को देखने का। समय गुजरने लगा और शाम हो गई। अब वो जंगल एक अलग ही अंदाज में आ गई। अचानक हवाओं का रुख बदल गया। एक शांत वातावरण बन गया। एक अजीब सी घबराहट मैंने महसूस की। मुझे आज तक कभी भी डर महसूस नहीं हुआ था, पर यहाँ बात कुछ और थी। मैं ट्री हाउस से नीचे उतरा। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं एक टॉर्च और एक राइफल लेकर जंगल के अंदर जाने लगा। कुछ तो था वहाँ जो मुझे देख रहा था। मैं उसके अस्तित्व को महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक से सर्द हवाएं एकदम से चलने लगी और एक तरफ से मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं दबे कदमों से उस ओर गया तो देखा एक पेड़ के ऊपर एक अजीब सा जानवर बैठा हुआ था। सच में वो जानवर था कि क्या, मुझे तो पता नहीं। उसके 4 पैर और 2 हाथ थे और उसका चेहरा एक बूढ़ी औरत की तरह था और उसके सर पर लंबा सफ़ेद बाल था। उसे देखकर मैं वहीं स्तब्ध रह गया। अपनी बड़ी बड़ी 2 लाल आंखों से वो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने अपनी कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? इतना सुनते ही एक अजीब भयानक दहाड़ मारा उसने। जेम्स सही था। उसकी आवाज़ में मौत दिख रही थी। मैंने घबरा कर उस पर गोलियां चलाई, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और तभी उसने अपने 2 बड़े पंख खोल दिए और मेरे देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गई। मैं घबरा कर भागते हुए ट्री हाउस में आ गया। वापस आकर मेरा दिमाग ये सोचने लगा कि आखिर वो क्या बला थी। वो एक असाधारण, अमानवीय प्राणी था। मैंने आज तक ऐसा प्राणी कभी कहीं भी नहीं देखा था। सच में वो कोई पारलौकिक शक्ति ही होगी। मैं तुरंत ट्री हाउस से उतरा और गांव की ओर रवाना हो गया। गांव पहुंचते ही मैं जेम्स के घर चला गया। मेरी हालत देखकर जेम्स ने मुझे तुरंत पानी पिलाया और एक कुर्सी पर बैठाया। कुछ देर बाद मैंने जेम्स से कहा, देखो जेम्स, मुझे सब कुछ सच सच बताओ जो तुम्हें उस जंगल के बारे में पता है, तब जाकर मैं तुम लोगों की सही तरह से मदद कर पाऊंगा। जेम्स ने गहरी सांस ली और कहा, पहले हमारा गांव ऐसा नहीं था। सब कुछ सामान्य था। कुछ साल पहले उस जंगल में पेड़ों की काफ़ी कटाई होने लगी और जंगली जानवरों की तस्करी भी होने लगी। इन सब को रोकने के लिए हम गांव वालों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को कंप्लेंट किया। तब यहाँ मायरा नाम की एक औरत फॉरेस्ट ऑफिसर थी। वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी ईमानदार ऑफिसर भी थी। उसने वादा किया कि उन चोरों को वो ज़रूर पकड़ेगी। पर कुछ दिन बाद अचानक से मायरा कहीं गायब हो गई। ये बात सबको काफ़ी अजीब लगी, पर सबने सोचा होगा कि उन चोरों के डर से वो शायद भाग गई होगी। उसके ठीक 1 महीने बाद अचानक जंगल से लोग गायब होने लगे और ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी यहाँ थे ही नहीं। फिर एक दिन मैं और मेरा भाई, हम दोनों जंगल गए हुए थे और वो बला आई और मेरे आंखों के सामने ही मेरे भाई को गायब कर दिया। मैंने पूछा, तुम लोग जंगल क्यों गए थे और उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे भाई को ही क्यों वो ले गई? जेम्स ने कहा, मेरा भाई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था और उसी के काम से ही हम दोनों वहाँ जंगल गए हुए थे। फिर मैंने पूछा, अच्छा जेम्स, ये मायरा कहाँ रहती थी? उसने कहा, मायरा उसी जंगल के अंदर सरकारी कैबिन में रहती थी।
अगले दिन सवेरे होते ही मैं दोबारा उस जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 2-2.5 किलोमीटर जंगल के अंदर जाने के बाद मुझे एक पुरानी लकड़ी का घर दिखा। शायद यही था मायरा का कमरा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, पर खिड़की टूटी हुई थी, तो मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। वो केबिन काफ़ी पुराना था। लकड़ी सड़ने की बदबू थी। चारों ओर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। उस केबिन में कुल 3 कमरे थे। 2 बेडरूम और एक स्टडी रूम था, जहाँ कई सारी किताबें थी। उस स्टडी रूम में बहुत देर खोजबीन करने के बाद मुझे एक फ़ाइल मिली। जंगल में हो रहे इल्लीगल काम की रिपोर्ट थी वो। उसे मैं पढ़ने लगा। उसमें लिखा था 16 लोगों का एक गिरोह जो कि जंगल में अवैध काम कर रहे हैं, अनमोल पेड़ों की कटाई करके स्मगलिंग कर रहे हैं और हाथी मारकर उनके दांत की भी तस्करी कर रहे हैं। लास्ट पेज में कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। वो फ़ोटोज़ देखकर मैं शॉक हो गया। उन फ़ोटोज़ में उन 10 क्रिमिनल्स की फ़ोटोज़ थी। उन 10 में से 4 लोग वही थे जो मुझे उस गांव में मिले थे असेंबली हॉल में। एक और आदमी भी था जो कि शायद जेम्स का बड़ा भाई होगा। उस फाइल के पास एक और डायरी थी, वो शायद मायरा की थी। मैंने जब डायरी खोलकर आखिरी वाले कुछ पन्ने पढ़े तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। उन 16 लोगों ने पकड़े जाने के डर से मायरा को मार दिया था। वो कहीं गायब नहीं हुई थी। 12 लोगों को मायरा पहले ही मार चुकी थी। अब बस वो 4 लोग ही बाकी थे। इसीलिए वो बाकी लोगों को कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को गायब करती थी जिन्होंने उसे मारा था। मतलब कि वो कोई जीव नहीं बल्कि मायरा की भटकती हुई आत्मा है जो एक पिशाचिनी बनकर आई थी। मैं वो फाइल और डायरी लेकर वहाँ से बाहर निकला, तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और अंधेरा छा गया। मेरे ठीक सामने मायरा मतलब कि वो चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मायरा मुझे अब सब पता चल चुका है। उसने एक भयानक आवाज़ में कहा, मेरा बदला भी बाकी है। मैंने कहा, मैं उन चोरों को यहाँ ज़रूर लेकर आऊँगा। तुम अपना बदला उनसे ले लेना, पर बदला पूरा होने के बाद तुम यहाँ से चली जाना, वादा करो। फिर मायरा मान गई। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया और मायरा की आत्मा भी वहाँ से चली गई। मैंने उस फाइल और डायरी को एक अच्छी जगह पर छुपा दिया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव में जाकर मैं उन 4 लोगों को मिला। उन्हें कहा, वहाँ तो कोई भूत प्रेत नहीं है। हाँ, वहाँ कुछ लोग हैं जो आप सबको डरा रहे हैं। ये सुनकर वो सब काफ़ी चौंक गए और कहा, और जो 12 लोग गायब हुए उनका क्या? उन्हीं लोगों ने ही, उन्हीं बदमाश लोगों ने ही मारा है और उन्होंने एक गुफा में सबके लाश को दफन कर दिया है। मैं तो इतने सारे लोगों को अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए आप सबको भी मेरा साथ देना पड़ेगा और उन बदमाशों को पकड़ना पड़ेगा। वो सब खुशी खुशी तैयार हो गए और बंदूकें लेकर मेरे साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। वो ट्री हाउस को क्रॉस करते ही फिर से आंधी शुरू हो गई, पर मैं नहीं घबराया क्योंकि मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। देखते ही देखते मायरा हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही उन चारों की जान हलक में आकर अटक गई। वो चारों कहीं भाग पाते, कुछ कर पाते, इससे पहले ही मायरा ने अपने शक्तियों से उन सबको जकड़ लिया और मेरे देखते ही देखते मायरा ने उन सबको पेड़ों में तब्दील कर दिया। मेरे सामने ही वो चारों इंसान से पेड़ बन गए। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। इसलिए जो लोग भी पहले यहाँ से गायब हुए थे, असल में वो सब पेड़ बन चुके हैं, इसीलिए उनका कुछ भी अता पता नहीं मिल रहा था। इन सब के बाद आसमान की ओर देखते हुए मायरा की आत्मा वहाँ से गायब हो गई और जंगल का माहौल एकदम से सामान्य हो गया। मैं मरते दम तक इस केस को कभी भूल नहीं पाऊंगा और आशा है आप भी कभी इस कहानी को भूल नहीं पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।